डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम केतन है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मैं आपको सबसे पहले अपनी जानकारी नहीं देना चाहूँगा, बल्कि मेरी इस कहानी की शुरुआत होती है सुबह 9 बजे। मैं चाय की चुस्कियाँ ले रहा था और ऑफिस जाने का समय हो गया था, लेकिन आज ऑफिस में जाना ही नहीं चाहता था। बहुत ज़्यादा परेशान, और वो भी सुबह सुबह। मेरी पत्नी हर सुबह मेरे लिए नाश्ता और चाय बनाया करती थी। उसकी उस चाय में मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिखा करता था और उसकी उस मुस्कुराहट में मुझे जैसे मेरी ज़िंदगी नज़र आया करती थी। इसके बाद मेरा 2 साल का बेटा जो भागता हुआ मेरे पास आ जाया करता और मुझसे खेला करता। बस ये 10 मिनट मैं अपने बेटे के साथ खेलता और ऑफिस की तरफ निकल पड़ता। आज मेरे माथे पर पसीना था। मेरे हाथ से वो चाय की प्याली बार बार नीचे गिरने को हो रही थी। हाथ मेरे कांपे जा रहे थे और मेरी बीवी ने देखा कि मैं परेशान लग रहा हूँ। उसने पूछा, आखिर क्या हुआ, आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं, क्या काम पर कोई परेशानी है? मैंने कहा, नहीं, काम पर परेशानी नहीं है, वो थोड़ा प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है आजकल, इसलिए काम में थोड़ा सा डर लगता है। तो मेरी बीवी ने कहा, कोई बात नहीं, आज मैंने आपके लिए बहुत स्वादिष्ट लंच बनाया है, उसे खाकर आपको दोबारा कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा। हिम्मत से काम कर पाएंगे आप बहुत बहादुर हैं। ये सुनकर मैंने अपनी नज़रें नीचे की तरफ की। मेरा बेटा मेरी गोदी में आकर बैठा हुआ था। मैं जब भी नाश्ता किया करता वो मेरे साथ कुछ ना कुछ खाया करता। उसे ये बहुत ज़्यादा पसंद था, क्योंकि मैं सुबह से शाम तक काम पर रहता और शाम को जब काम से घर वापस आता तो मेरा बेटा मुझसे खेलना बहुत ज़्यादा पसंद किया करता था। बार बार मेरे सर पर चढ़ जाता, मेरे साथ खेलता, मुझे कहता बाहर घुमा कर लेकर आओ, और मैं अपने बेटे को घुमा कर लेकर आता। आज जैसे हर चीज़ आँखों के सामने घूमे जा रही थी। मैंने जल्दी से चाय ख़त्म की, नाश्ता जल्दी खाकर मैं बाहर की तरफ निकलने लगा। मेरी बीवी ने रोका, आप बड़ी जल्दबाजी में लग रहे हैं। मैंने कहा, नहीं, मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, आज ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहा हूँ। मेरी बीवी मेरी तरफ देखे जा रही थी। आज उसे भी कुछ अजीब सा लग रहा था। जैसे ही मैं अपने उस घर से बाहर निकला, मेरी सांस रुकने को आ रही थी। अब मुझे याद आ रहा था कि क्या क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा अपनी जानकारी। मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ और मेरे पास कोई ख़ास पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन मैं अपनी बीवी से प्यार करता था। वो मेरे कॉलेज में पढ़ा करती थी और तभी से मैं उससे प्यार करने लगा था। वो एक अमीर परिवार से आती थी और वो हमेशा कहा करती वो एडजस्ट कर लेगी। मैं उससे कहता कि अच्छी नौकरी लग जाएगी तब हम शादी करेंगे और मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। उसके पिता मान नहीं रहे थे और हमने भाग कर शादी की थी। उसके बाद हमने यहाँ पर किराए का मकान लिया। ये काफ़ी छोटा सा मकान था और इसका किराया भी देना पड़ता है। मैंने अपनी बीवी से झूठ कहा था, मुझे ज़्यादा अच्छी नौकरी नहीं लगी थी। उसके बाद किसी तरह ये 3 साल निकले, लेकिन अब बस हो चुकी है। कर्ज जैसे मुझ पर बहुत ज़्यादा चढ़ चुका है और कल मुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया। मेरे पास हिम्मत ही नहीं थी बीवी को बताने की। मेरा बेटा जो मेरे से ज़िद करके मांग रहा था एक खिलौना जो मैं लेकर नहीं दे सकता था। बैंक बैलेंस मेरा बिल्कुल खाली हो गया था और मैं घबराता जा रहा था, कैसे आज शाम वापस आऊँगा, क्या करूँगा, काम ढूंढने की कोशिश करूँ तो कैसे करूँ। मैं पिछले 2 महीनों से काम ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा। मेरे सास ससुर कभी कभी यहाँ पर आया करते थे और मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया करते थे कि तुमने हमारी बेटी को हमसे जैसे छीन ही लिया है। वो कितने नाज़ों से पाला करती थी, वहाँ उसके पास गाड़ी हुआ करती थी और तुम्हारे पास यहाँ छोटा सा स्कूटर है जिसमें तुम मेरी बेटी को घुमाते हो।
जब मेरी बीवी इधर उधर होती, मेरे सास ससुर मुझे ताने मारा करते। मुझे ये कहा करते कि तुम तो हमारी बेटी को खुश नहीं रखोगे। मुझे पक्का पता है किसी और लड़की के लिए भाग जाओगे। जिस दिन तुम भागोगे ना, मेरी बेटी को पता लगेगा कि बाप के घर में कितनी ऐश थी। वापस चली आएगी वो अपने बेटे को लेकर। तुम्हारे पास वो कभी नहीं आना चाहेगी। एक दिन आएगा, एक दिन आएगा। वो ऐसा कहते रहते और शायद यही बद्दुआ मुझे लग गई थी। आज वैसा ही दिन आ गया था। मुझे घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सुबह सुबह ही घर से मैं बाहर निकला था और कभी कहीं जाता, कभी कहीं जाता। मेरे पास 500 रुपये तक नहीं थे। बेटे की स्कूल की फीस भी देने वाली थी और मेरे पास पैसे ही नहीं। बीवी भी पैसे मांग रही थी। घर में कुछ पैसे देने थे जहाँ से वो सामान लेकर आई थी, लेकिन क्या करते। अब मुझ पर कर्ज बढ़ा हुआ था। स्कूटर की EMI भी देने वाली थी। उस घर का वो किराया भी देने वाला था। स्कूल फीस, बहुत सारे पैसे थे जो देने वाले थे। और आज मुझे लगा मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। मेरी ज़िंदगी शायद यहीं तक थी। मैं घर वापस नहीं जाऊंगा और मेरी बीवी को लगने लगेगा कि मैं भाग गया हूँ। उसके बाद मेरे सास ससुर आ ही जाएंगे ना, उसे ले जाएंगे दोबारा अपने ही घर में। वहाँ उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। मेरा बेटा अमीरी में पलेगा, इस तरह गरीबी में नहीं। हम मिडिल क्लास लोग इसी तरह ज़िंदगी जीते हैं। अमीरों के पास पैसे होते हैं, जब मुसीबत आती है वो उन पैसों से अपनी ज़िंदगी का गुज़र बसर कर लेते हैं। जो गरीब होते हैं वो क्या करते हैं, मुश्किल आने पर मांगना शुरू कर देते हैं। हम मिडिल क्लास, ना तो हमारे पास पैसे हैं, ना हमारे पास मांगने की हिम्मत। हम बस पिसते चले जाते हैं, पिसते चले जाते हैं। कभी सरकार, कभी आस पड़ोस के लोग, हर कोई हमें चूसने की कोशिश करते हैं और हम कुछ कह भी नहीं पाते। मैं बहुत समय से सोच रहा था कि मैं सुबह से शाम तक काम करता हूँ, उसके बाद मैं खाली होता हूँ। कहीं पर मुझे कोई काम मिल जाए, कोई अच्छा काम जिसमें मैं एक्स्ट्रा मनी पा सकूं, लेकिन वो काम मिल नहीं पा रहा था। मेरी बीवी ने एक बार मजाक में कहा था, हम एक छोटा सा ठेला लगा सकते हैं। हमारा घर बाजार के बहुत करीब है। घर के बाहर ही हम अगर ठेला लगा ले तो उससे पैसे कमाए जा सकते हैं। ये बात उसने मजाक में कही थी, लेकिन मेरे दिल को चुभी थी। मेरी बीवी गाड़ियों में घूमने वाली, उसे मैं ठेले पर खड़ा करूँगा अपने साथ, ये तो बेइज्जती होगी ना। और मैं भी शर्म खाता था। ठेला थोड़ी ना लगा सकता हूँ, हम गरीब नहीं हैं, हम मिडिल क्लास हैं। बड़ी मुश्किल से इतनी इज्जत कमाई है, सारी इज्जत का कबाड़ा हो जाएगा। आज चलता ही जा रहा था, मैं चलता ही जा रहा था। दोपहर तक मैं चलता रहा और शहर से बाहर निकल आया। उसके बाद आज बड़ा डिसीज़न लिया था मैंने, घर वापस ही नहीं जाऊँगा। दोपहर को खाने के पैसे तक नहीं थे मेरे पास, बस वो बैग जिसमें खाली कागज़ रखे हुए थे। ऑफिस तो गया ही नहीं, वहाँ से तो मुझे निकाल दिया गया था। मेरा फ़ोन भी ऑफिस से ही मिला था। मैंने अपनी बीवी को बताया तक नहीं था कि वो मेरा फ़ोन है। बस मैं ऑफिस से चुप करके शाम के वक्त ले आया करता था घर में। मेरा बेटा उसमें गेम्स खेला करता था। लेकिन आज खाली हाथ, ना किसी को फ़ोन कर सकता था, ना मैं कुछ और कर सकता था। मैं मिडिल क्लास का वो आदमी जो शायद मरने के लिए जा रहा था। शाम तक मैं बाहर निकल चुका था। अब इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। मैं घाटी वाले इलाके में पहुंच गया था। अब यहाँ एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ने का शौक़ था मुझे। मैं सोच रहा था यहीं पर जाऊँगा, उसके आगे निकल जाऊँगा। तब तक चलता रहूँगा जब तक मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आता। मैं क्या करूँ, मैं वापस नहीं जा सकता। चलते चलते उस पहाड़ी के पार एक सड़क नज़र आई। ये काफ़ी पुरानी सी सड़क थी। इसके आगे वाले रास्ते को काटा गया था, इसलिए शायद इस सड़क का इस्तेमाल अब नहीं होता होगा। वहाँ उस सड़क पर मुझे एक चमकती हुई गाड़ी नज़र आई। एक आदमी काला सूट पहने वहाँ सिगार जला रहा था और एक पत्थर पर बैठा एक तरफ धुआं छोड़ रहा था। देखने में काफ़ी ज़्यादा अमीर लग रहा था। अब एक ऐसे इंसान को यहाँ देखकर जलन का एहसास होता है। मैं दिन भर काम करता हूँ, मर मर कर काम करता हूँ। घर आकर भी बीवी और अपने बेटे को खुश करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ज़िंदगी धीरे धीरे नर्क बनती जा रही है। पैसों की कमी आपको ज़िंदगी में नर्क का एहसास दिला ही देती है। और ये कुछ ऐसे अमीर हैं जिनके पास पैसे भी बहुत हैं,
समय भी बहुत है। कितने आराम से ऐसी जगह पर सिगार जला रहा है। इसे यहाँ पहुँचने में 5 से 10 मिनट लगे होंगे। मैं कब से चलकर यहाँ तक आया हूँ। गरीबों के लिए हर चीज़ मुश्किल ही होती है। मैं उस रास्ते से आगे निकलना चाहता था, लेकिन उसे बार बार देखे जा रहा। उसने जो सूट पहना हुआ था ना, चमकदार, मैं ऐसा सूट खरीदने की कोशिश बचपन से कर रहा हूँ। बचपन में तो घर में पैसे नहीं होते थे। फिर सोचा मेरी शादी होगी या मैं काम पर लगूंगा, तब जाकर ऐसा सूट सिलवाऊंगा। वो भी मैं नहीं कर पाया। ये महंगे वाला सूट था। नज़र बार बार जा रही। फिर मेरी नज़र जा रही उस गाड़ी पर। मेरे पास एक टूटा सा स्कूटर हुआ करता था। उस स्कूटर को पिछले 7 सालों से चला रहा था मैं। अब वो बिल्कुल ख़राब हो चुका था, लेकिन नए लेने के लिए पैसे ही नहीं थे। मैं क्या करता। अब मुझे ऐसा लग रहा था मेरी किस्मत ही ख़राब है। मेरे लिए शायद ज़िंदगी यहीं तक थी। मेरा बेटा, मेरी बीवी, वो वापस चले जाएंगे, वहाँ अच्छे से रहेंगे और मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। भले ही वो सारी उम्र मुझे गालियाँ निकालते रहेंगे कि मैं कहाँ पर चला गया, लेकिन उन्हें कभी पता नहीं लगना चाहिए। मैं जैसे ही उस गाड़ी के पास से गुजरने ही वाला था, तभी उसने आवाज़ दी, रुको, इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। और आए कहाँ से हो? पीछे से आने का भी कोई रास्ता नहीं है। पहाड़ी से चढ़कर आए हो। मैंने अब थोड़ी सी नज़रें ऊपर की तरफ की, चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लाई। उसके बाद मैं कहने लगा, हाँ, मैं पीछे से चलकर आया हूँ। मुझे थोड़ा घूमने का शौक़ है तो इस तरफ आया हूँ। उसने कहा, अच्छा, मुझे भी घूमने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। आओ इधर मेरे साथ बैठो। उसने साथ बैठने के लिए कहा था। ज़्यादातर अमीर लोग अपने साथ इस तरह मिडिल क्लास के किसी आदमी को नहीं बिठाते। अब इसने बैठने के लिए कहा है तो कुछ बातें इसके साथ कर ही लेता हूँ। वैसे भी मेरी टांगें थोड़ा दर्द करने लगी हैं। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। अब बार बार थोड़ा हिचक सा रहा था। उससे बात करने में थोड़ा डर सा लग रहा था। मेरे साथ ऐसा ही होता है। लोग कितने आगे बढ़ चुके हैं, कितने अमीर हो चुके हैं, और मैं बचपन से ये गरीबी देखता आया हूँ। ये गरीबी पीछा ही नहीं छोड़ रही। मैं क्या करूँ। अब गरीबों के पास हिम्मत ही नहीं होती, तो ज़बान खुल नहीं रही थी। फिर उसने वो सिगार को एक तरफ किया और मेरी तरफ देखकर कहने लगा, तुम किस तरह घबराए घबराए से लग रहे हो। हाथ भी तुम्हारे कांप रहे हैं। तुम्हारे माथे पर पसीना भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। क्या हुआ, कोई चोरी वोरी करके तो नहीं आए? मैंने उदासी में कहा, चोरी? मैं चोरी नहीं करता। उसने कहा, अच्छा है, चोरी करनी भी नहीं चाहिए। ऐसी बुरी आदतें हमें लगनी भी नहीं चाहिए। तो इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? कोई बीमारी तो नहीं? मैंने कहा, काश कोई बीमारी ही होती तो शायद ज़िंदगी थोड़ी अच्छी हो जाती। वो मेरी आंखों में देखकर कहने लगा, बीमारी अच्छी नहीं होती, लगी होती ना फिर पता चलता। लेकिन जिस चीज़ से तुम घबराए हुए हो, ना तो तुमने कोई बुरा काम किया है, ना तुम्हें कोई बीमारी लगी है, फिर इतने डरे डरे हुए क्यों हो? और मैंने मायूसी में कहा, कुछ नहीं, घर की थोड़ी परेशानियां। अब तुम्हें नहीं पता होगा, तुम तो काफ़ी अमीर लग रहे हो। उसने कहा, अमीर लग रहा हूं तो क्या घर में परेशानियां नहीं होती? हर घर में परेशानी होती है। तुम्हारी ज़िंदगी में ज़्यादा परेशानियां नहीं हैं। सबकी ज़िंदगी में ऐसी ही परेशानियां होती हैं। मैंने कहा, नहीं, हर किसी की ज़िंदगी में ऐसी परेशानियां नहीं होती। मुझे लगता है मेरी किस्मत ही ख़राब है। तब उसने कहा, नहीं, किस्मत को दोष मत दो। मैं किस्मत पर यकीन नहीं करता। किस्मत बाद में काम करती है, मेहनत पहले काम करती है। कभी भी बिना मेहनत के कोई किस्मत में काम करते हुए देखा है कोई ऐसा जिसके पास काबिलियत ना हो और फिर भी उसे किस्मत ने दिया हो और वो संभाल पाया हो? एक भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा। हर इंसान जिसे किस्मत ने दिया वो काबिल था। क्या तुम काबिल हो? तब मेरे मुंह से भी निकल गया, हाँ, मैं काबिल था। मुझे प्रमोशन भी नहीं मिल रही थी, बस वहाँ पर षड्यंत्र और मुझे निकाल दिया गया। तब वो हंसा और कहने लगा, अच्छा, तो नौकरी से निकाल दिया तो ये परेशानी है तुम्हारी? मैंने कहा, हाँ, अब क्या करूं? उसने कहा, और नौकरी कर लो। तो डर क्यों रहे हो? इससे कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी नहीं आ गई है। एक नौकरी छूटी है, एक और मिल जाएगी। मैंने कहा, मैंने कोशिश की लेकिन मिल नहीं रही है। अभी मेरे पास समय बहुत कम है, कर्ज बहुत ज़्यादा चढ़ चुका है। तब उसने अपनी जेब से नोट की एक गड्डी निकाली और कहने लगा, ये सारी परेशानी की जड़ तो ये है,
लोगों को लगता है कि ये कोई भगवान है। भगवान नहीं है ये बस एक कागज़ का टुकड़ा है जो चीज़ें खरीदने में काम आता है। अब इसे पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लोग मेहनत करने से डरते हैं। मैं उन नोटों की गड्डी को देख रहा था। वो 500 के नोट थे। इतनी मोटी गड्डी, लगभग 1 लाख के करीब तो होंगे। एक साथ इतने पैसे मैंने देखे ही नहीं कभी। फिर वो सिगार जलाने लगा और आसमान की तरफ देखने लगा और मुझे लगा यहाँ पर बेइज्जत होने से अच्छा है मैं आगे की तरफ चलता हूँ। एक अमीर फिर से मेरी बेइज्जती कर रहा है तो मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। मैं उठा और आगे की तरफ बढ़ने लगा। वो पीछे से आवाज़ लगा रहा था, क्या हुआ, बैठो यहाँ कुछ बातें करते हैं। मैंने कहा, तुम्हारे पास समय बहुत है, तुम्हारे पास इतना समय है, तुम कुछ भी कर सकते हो। कई दिन यहाँ पर बैठ जाओगे, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे तो बहुत परेशानी होगी ना, मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ और मुझे शायद आगे बढ़ना होगा। मैं आगे बढ़ता गया। वो आवाज़ लगा रहा था, रुकने को कह रहा था, लेकिन मैं उस रास्ते से आगे निकल पड़ा। अब ये शाम का वक्त हो गया था। कभी शाम के वक्त इन घाटी वाले इलाकों में मैं नहीं आया था। ये सड़क किस तरफ जाती थी मैं नहीं जानता, बस मैं चलता ही गया। बहुत ज़्यादा आगे निकल जाना चाहता था और उसके बाद वहाँ अंधेरा हो गया। अब इस सड़क पर मुझे इधर उधर कुछ नज़र नहीं आ रहा। डर बहुत ज़्यादा लग रहा। मुझे जानवरों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन मेरी नाकामी ने वो डर भी ख़त्म कर दिया था। अब ऐसा लग रहा था कोई जानवर निकल कर आएगा, मुझे काटेगा और मार देगा, लेकिन बस दर्द कम हो, वो खा जाए, मेरी हड्डी ना छोड़े, किसी को पता ना चले कि मैं यहाँ पर आया था। बस लोग ये समझते रह जाएं कि मैं कहीं भाग गया, कहीं दूर चला गया। मेरी बीवी को भी ऐसा ही लगे और वो अपने पिता के पास वापस चली जाए। वहाँ वो बहुत खुश रहेगी। मेरा बेटा भी जो मांगता है मैं उसे लेकर दे नहीं पाता, वहाँ पर वो सब कुछ पा सकेगा। वो कहता है ना कि मुझे छोटी साइकिल चाहिए, मैं लेकर नहीं दे पाया। शायद वहाँ अपने नाना के घर पर उसे महंगी वाली साइकिल मिल जाए जिसके बारे में हम सोच भी नहीं पाते। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, ठंड बढ़ती गई। शरीर मेरा बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। ये वक्त 9:30 बजे का होगा। मैं जानता था मेरी बीवी घर पर इंतज़ार कर रही है, लेकिन अब मैं वापस नहीं जा सकता। शरीर पूरा ठंडा हो गया, अब जकड़ने लगा था शरीर। ठंड में शायद इसी तरह लगता होगा ना, शायद मुझे हाइपोथर्मिया हो जाएगा, फिर शरीर ठंडा होकर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं और आगे बढ़ता गया ताकि मेरा शरीर किसी को ना मिले। मैं ऐसी जगह जाना चाहता था जहाँ कोई ढूंढने भी ना आए। मैं बस आगे बढ़ने लगा। वो सड़क ख़त्म नहीं हो रही थी। वहाँ ना कोई गाड़ी आ रही, ना कोई इंसान नज़र आ रहा, ना कोई जानवर दिख रहा। फिर भी वो सड़क का कोई जैसे अंत नहीं था। वहाँ ज़्यादा रोशनी नहीं थी। वो आसमान से आ रही चांद तारों की रोशनी में ही जो दिख रहा वो दिख रहा था। बाकी कुछ भी दूर तक मैं देख नहीं पा रहा था। कोई भी लाइट सोर्स आसपास नहीं था। मैं कदम आगे बढ़ाता रहा और ठंड में जकड़ा हुआ। अब मैंने ध्यान दिया, मेरे जो पैर थे ना वो काफ़ी ज़्यादा ठंडे हो चुके थे। टांगें थोड़ी अकड़ने लगी थी। मुझसे चला नहीं जा रहा था और मुझे लग रहा था अंत नज़दीक आ रहा है। शायद मरने का समय करीब आ रहा है। मैं फिर भी कोशिश करता रहा। मैं चलता रहा। मेरे शरीर में जान खत्म होती जा रही थी और तभी मेरे पैर लड़खड़ाए और मैं उस सड़क के बिल्कुल बीच में गिर गया। तभी मुझे आगे से रोशनी नजर आई। ऐसा लग रहा था कोई जैसे गाड़ी आ रही हो। मैं अब आंखें बंद करके वहीं लेट गया कि जो भी है मेरे ऊपर से चला जा, कर दे अंत इस शरीर का। लेकिन वो रोशनी बिल्कुल जैसे मेरे करीब आई, मेरी आंखों की जो पलकें थी ना मैंने बंद करके रखी थी, उसको चीरती हुई रोशनी जैसे मेरे दिमाग तक पहुंच रही थी। मैं डर सा गया। फिर भी कुछ समय तक ऐसा होता ही रहा। अगर वो गाड़ी थी तो अब तक मेरे ऊपर से निकल जानी चाहिए थी, वो निकली नहीं थी। फिर मैंने अपनी आंखें खोली। पीछे से रोशनी पड़ रही थी, उसके आगे कोई खड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अजीब से कपड़े पहने, एक हाथ में डंडा हो। मैं उसके पाँव देखना चाहता था, लेकिन ये चोले जैसा था, पाँव भी ढके हुए, लेकिन एक हाथ में डंडा। वो ज़मीन पर काले रंग का वो बार बार टक टक करके मारे जा रहा। फिर मैंने अपना चेहरा ऊपर की तरफ किया।
जैसे जैसे मैं अपना मुंह ऊपर की तरफ करता गया, मैंने देखा वो काला चोला था, उसके अंदर कोई नहीं। ऐसा अदृश्य इंसान जिसके हाथ में एक डंडा, जिसके बिल्कुल ऊपर लगा हुआ था एक तेज धार हथियार। मैं इस आकृति को जानता था। तस्वीरों में इसे मौत की तरह दिखाया जाता है। तब मैं भारी भारी सांस लेने लगा। शरीर मेरा ठिठुरने लगा था। मुझे लगा शायद मौत का दूत आया है मेरी आत्मा को लेने के लिए। वहीं पर मैं लेट गया और उसकी तरफ देखने लगा, और वो मौत का दूत बोला भी, मरे नहीं हो अभी तुम, मरे नहीं हो। ये घाटी चमत्कारी घाटी है। यहाँ पर इतनी आसानी से मौत नहीं मिलती। तुम्हें लंबा सफ़र तय करना होगा। मौत करीब से देखनी होगी, तब मौत मिलेगी। यहाँ पर रहे तो मौत भी नसीब नहीं होगी, हमेशा भटकते रहोगे। मैं ज़मीन पर ही लेटा हुआ था। मैंने कहा, अब और सफ़र नहीं, मैं और सफ़र नहीं कर सकता। मुझे मार दो, मेरा अंत कर दो। वो काली परछाई जैसी गायब हो चुकी थी। वो चमकती हुई रोशनी वहाँ से गायब हो गई। फिर मैं उठकर देखने लगा। शरीर में अब भी जान थी, बहुत थका हुआ शरीर। मैंने कहा, मौत भी चली गई। मौत भी इतनी आसानी से नहीं मिल रही। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? आवाज़ गूंजी थी, तुम्हें सफ़र तय करना होगा। उसके बाद फिर से मैं उठा और आगे की तरफ बढ़ने लगा। तभी मैंने ध्यान दिया, मैंने 4 कदम ही आगे बढ़ाए थे और मेरी पीठ पीछे एक दीवार सी आ गई। वो दीवार ना सिर्फ उस सड़क पर बन गई थी, बल्कि दूर दूर तक वो दीवार ही दिख रही। पीछे जाने का रास्ता जैसे बंद हो गया हो। एक बार मैंने उस दीवार पर चढ़ने की कोशिश भी की थी कि मैं कहीं आगे फंस तो नहीं गया। थोड़ा सा चढ़ा, वो दीवार मेरे 1 कदम ऊपर रखने से 4 फुट और ऊंची चली जाती। थोड़ा सा मैं और ऊपर चढ़ता, वो और ऊंची हो जाती। शायद पीछे मुझे वो जाने ही नहीं देना चाहती थी। फिर मैंने कदम सड़क पर रखा और मुझे लगा कहीं मैं मर ही तो नहीं गया। पीछे जाने का रास्ता बंद हो गया है। शायद मेरी मौत हो चुकी है और मेरी लाश सड़क पर पड़ी होगी। अब मैंने एक भारी सी सांस ली, अपने को एक चूटी काटी। मुझे थोड़ा दर्द हुआ। फिर मैं सोच रहा, ये क्या, मरने के बाद भी ऐसा एहसास होता है? दर्द का एहसास होता है। अब आगे का सफ़र कैसा होगा, मुझे जानना होगा। मैं अब आगे की तरफ बढ़ने लगा और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। मैंने ध्यान दिया, यहाँ पर जो सड़क थी ना, वो गीली थी। काफ़ी पानी ऊपर तक आया हुआ, और मेरे जो जूते थे वो आगे से फटे हुए थे। मैं आगे कुछ कपड़ा टांग कर रखता था। उसे देखने में ऐसा लगता था जूते बिल्कुल सही हैं। नए जूते लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं चल रहा था तो आगे का हिस्सा गीला हो गया था। पाँव पहले ही ठंडे थे, अब इस पानी के कारण बहुत ज़्यादा ठंडे हो चुके थे। फिर भी मुझे चलना पड़ रहा था। वो रास्ता गुफा जैसा लग रहा था। पेड़ ऊपर तक बिल्कुल घुमावदार थे। ये पेड़ एक दूसरे से सटे हुए भी थे। इस रास्ते में जैसे आगे जाया जा सकता था, पीछे जाया जा सकता था, दाएं बाएं नहीं जा सकते थे। फिर मैं चलते चलते काफ़ी आगे पहुंचा। मेरे पैर सन्न हो गए थे। ऐसा लग रहा था पैरों में दर्द खत्म ही हो गया हो। अब मुझे टांगों में भी कम दर्द हो रहा। और आगे मैंने देखा, वही अमीर आदमी की गाड़ी आड़ी पड़ी हुई। वो पलटी हुई थी और वो बाहर लेटा हुआ, सर से उसके खून बह रहा। मैं भाग कर गया उसकी मदद के लिए। उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी होगी। ये तो अमीर है, इसे चोट लग गई। इसका इंतज़ार करने वाले भी बहुत लोग होंगे। इसे बचाने की कोशिश करता हूँ। भाग कर जब मैं उसके पास गया, उसके सर से इतना ज़्यादा खून बह चुका था कि वो अब भी ज़िंदा कैसे है मुझे ये पता नहीं था। वो मेरी आंखों की तरफ देखने लगा और हल्की सी आवाज़ में कहने लगा, देखो देखो, मेरे पास सब कुछ है या तुम्हारे पास सब कुछ है? अब बताओ दोनों में से किसके पास ज़्यादा है? मैंने कहा, अभी तुम्हारे पास ज़्यादा है। पैसों के साथ कुछ भी खरीदा जा सकता है, कुछ भी पाया जा सकता है। तुम्हें चाहने वाले अब भी यहाँ पर आ जाएंगे, जल्दी से उठो। तो उसने कहा, नहीं, अब मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं है। ये लो पैसे।
उसने अपनी जेब से वो बड़ी सी गड्डी निकाली और मेरे हाथ में रख दी। अगर इससे तुम कुछ कर सकते हो तो वो कर लेना, मेरे ये किसी काम की नहीं है। ये कहते ही उसकी सांस उखड़ गई और उसकी मौत वहीं पर हो गई। मेरे हाथों पर खून लगा हुआ था और हाथों में वो गड्डी, वो पैसों की गड्डी, 1 लाख रुपए। अब पैसे मेरे हाथ में लग गए थे और उसने खुद दिए थे। मैंने छीने नहीं, मैंने चोरी नहीं की, मैंने मांगे नहीं। मरते वक्त बस उसने जैसे मेरी थोड़ी मदद की, मुझे ये पैसे दे दिए और मैं वापस भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने उधार नहीं लिए, उसने बस पकड़ा दिए हैं मुझे। अब क्या करूं? उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं है। मुझे लगा इसका इस्तेमाल तो मैं कर सकता हूँ, मेरी ढेर सारी मुसीबतें इससे कम हो जाएंगी। मैं किराया दे पाऊंगा, किश्त दे पाऊंगा, अपने बेटे की स्कूल की फीस दे पाऊंगा, मेरे पास समय भी होगा, कई महीने होंगे, मैं काम ढूंढ सकता हूँ। मुझे जिंदा रहने के लिए एक उम्मीद मिल गई है। ये सोचकर मैं पीछे की तरफ चलना शुरू हो गया। जैसे ही मैंने कुछ कदम पीछे किए, पीछे सड़क पर दीवार बनी हुई। वो दीवार तो काफ़ी ज़्यादा पीछे थी ना, यहाँ कैसे आ गई? अब मुझे इस दीवार को फांदना है। ये पीछे जाने का रास्ता बंद नहीं हो सकता, मुझे पीछे जाना है, मुझे घर जाना है। अब मैं मरना नहीं चाहता, मेरे पास उम्मीद की किरण है, मेरे हाथ में पैसा है, यही तो परेशानी की जड़ थी ना, मेरे हाथ में है कुछ। मैं उस दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। दीवार पर चढ़ा नहीं जा रहा, वो बिल्कुल सपाट दीवार हो गई थी। अब ईंटों की दीवार नहीं थी, उस पर जैसे पलस्तर हुआ था, बिल्कुल चमकीली सी दीवार। चढ़ ही नहीं सकते। अब मैं उस सड़क से नीचे उतरना चाहता था ताकि दीवार कहीं से तो छोटी होगी, उस पर चढ़ जाऊंगा। जैसे ही मैं नीचे उतरने वाला, नीचे खाई थी, काफ़ी गहरी, दोनों तरफ सड़क के खाई। अब सड़क से नीचे उतरा नहीं जा सकता, पीछे जाया नहीं जा सकता, यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। करूँ तो मैं करूँ क्या? मुझे आगे बढ़ना होगा। मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा। उन नोटों की गड्डी को मैंने जेब में डाल लिया। अब मैं महसूस कर पा रहा था, मेरे पैरों का दर्द महसूस हो ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा था पैर बहुत ज़्यादा सख्त से हो गए हों। चलते वक्त बार बार पैर थोड़ा सा मुड़ रहा था। फिर मैंने एक जगह पर अपने जूते उतारे। मैंने देखा मेरे पाँव की उंगलियां, अंगूठा सब पूरी तरह से काले से हो गए थे। ये देखते ही मेरे होश उड़ गए। इसे फ्रॉस्ट बाइट कहा जाता है, यानी बहुत ज़्यादा ठंड में कोई शरीर का अंग रह जाए तो वो नीला होने लगता है, फिर काला। जब काला हो गया ना, उसे जिंदा नहीं किया जा सकता। अब मेरे पाँव को, मेरी उंगलियों को काटा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं वापस तो पहुंच जाऊं ना। अगर ज़्यादा समय इस तरह रहा तो ये जहर बनकर पूरे शरीर में फैलना शुरू हो जाएगा और मुश्किलात बढ़ती जाएगी। अब क्या करूं? पीछे तो जा नहीं सकता, आगे से कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना। अगर सड़क बनी है पीछे से आगे जाने के लिए और पीछे वाला रास्ता बंद है, उसे तोड़ दिया गया, आगे कहीं ना कहीं ये सड़क जुड़ेगी ना, कहीं अंत होगा, वहाँ कोई पहाड़ी होगी, उसे पार ज़रूर करूँगा मैं। उस सड़क पर आगे बढ़ता गया, मैं आगे बढ़ता गया। एक जगह चढ़ाई आ गई थी, शायद ये सड़क पहाड़ी के ऊपर की तरफ जा रही थी। जब मैं उस सड़क पर चढ़ने लगा ना, उस सड़क पर बर्फ़ गिरी हुई, ठंड बहुत ज़्यादा, और मेरे पास तो इस ठंड में पहनने के लिए कपड़े भी नहीं। जैसे जैसे कदम आगे बढ़ाता गया ना, उन पेड़ पौधों पर भी बर्फ़ जमी हुई, जैसे मैं किसी बर्फीले इलाके में पहुंच गया। जितना ऊपर जाता गया उतनी बर्फ़ बढ़ती गई और एक जगह सड़क भी दिखना बंद। आगे पेड़ नहीं थे, ऐसा लग रहा था उस पहाड़ी के आगे बस बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। मैं बर्फ़ पर चल रहा था। अब आगे सपाट मैदान आ गया, पहाड़ी के ऊपर आगे बढ़ता गया। ऐसा लग रहा था ये दिन का वक्त हो। आसमान से रोशनी आ रही थी, लेकिन बादल घिरे हुए थे। साफ साफ दूर दूर तक देख पा रहा मैं बर्फ़ की चादर ही चादर। जैसे मैं बर्फीले इलाके में पहुंच गया, कुछ ही समय में आगे बढ़ता गया और पीछे मैंने देखा, पीछे भी बर्फ़। अब नीचे उतरने का रास्ता भी गायब हो गया। मैं पीछे की तरफ भी भागा था, लेकिन नज़र ही नहीं आया। इस बर्फ़ में मुझे चारों तरफ बस सपाट मैदान दिख रहा। क्या ही कहूँ, जैसे किसी रेगिस्तान में बर्फबारी हो गई हो ना, ऐसा लग रहा था। अब एक दिशा में मैंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। मुझे लगा आगे से ही रास्ता होगा, कहीं ना कहीं से तो सड़क दोबारा नज़र आएगी ना।
वो ठंड इतनी ज़्यादा सही नहीं जा रही। शरीर मेरा ठंडा होता जा रहा, उंगलियां नीली फिरनी शुरू हो गई थी। मेरे पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं, बचने के लिए कोई जगह नहीं। मैं करता तो क्या करता, मुझे गर्मी चाहिए थी। अब मैं मरना नहीं चाहता था, मैं जिंदा होना चाहता था। उम्मीद मेरे जेब में थी, वो नोटों की गड्डी। अब उसे लेकर घर कैसे जाऊं, मैं किस मुसीबत में फंस गया हूं। अब आगे बढ़ते बढ़ते मैंने देखा एक बर्फ की चादर के बीच से एक सफेद रंग का भालू निकला। वो भालू निकला और जैसे शिकार के लिए बार बार बर्फ में छलांग लगाता, वो बर्फ में गायब ही हो जाता। एक बर्फ की चादर भी मेरी कमर के ऊपर तक आ रही थी, पूरी टांगे बीच में, और मुझे आगे चलने में परेशानी हो रही। मैं क्या करता, मैं तेजी से आगे बढ़ने लगा। वहां सिर्फ एक ही भालू नहीं था, कई भालू उस बर्फ की चादर से छलांग लगाते, बाहर आते और फिर से छलांग लगाकर बीच में चले जाते। ऐसा समुद्री इलाकों में होता है जहां बर्फ जमी हुई होती है ऊपर ऊपर, और ऐसे भालू ऐसा खड्डा करके उस पानी से मछलियां पकड़ते हैं। यहाँ भी वो वैसा ही तो नहीं कर रहे। मुझे बस एक सीध में जाना है। वो बर्फ जहाँ पर मैं चल रहा था, नीचे मुझे सड़क दिख रही थी। मैं सड़क से नीचे नहीं उतरना चाहता था। ये सड़क मुझे कहाँ पर लेकर जाएगी मैं समझ नहीं पा रहा। ये भ्रम हो रहा है, मैं मर गया हूँ या जिंदा हूँ। हर सवाल का जवाब चाहिए था। एक भालू ने मेरी तरफ देखा और वहीं पर वो जम सा गया। अब मुझे लगा मैं फंसा, ये तो मेरा पीछा करेगा। आसान शिकार तो मैं हूँ। मैं बर्फ़ की चादर को चीरता चीरता आगे बढ़ता गया और उसकी रफ्तार भी बहुत ज़्यादा तेज़। उसके बाद आसपास के और भालुओं ने भी मुझे देख लिया। ये जो पोलर बेयर होते हैं, सफ़ेद रंग के भालू, इनका कद 12-12 फुट ऊपर होता है, और मैं पतला कमज़ोर सा आदमी, मुझे तो ये आसानी से काट डालेंगे। रोता हुआ भाग रहा था मैं। पाँव मेरे ठंडे हो चुके थे, मेरी एड़ियाँ भी अब काली काली सी हो गई थी। जूते तो कब के घिस चुके थे। मैं निकला वहाँ से आगे। जैसे ही बर्फ़ की चादर थोड़ी सी कम हुई, मुझे आगे ढलान सी नज़र आई, लेकिन वो भालुओं ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था। उनके गुर्राने की वो आवाज़ ने मेरे अंदर सिहरन पैदा करनी शुरू कर दी थी। काश मैं यहाँ पर आया ही नहीं होता, और काश यहाँ पर इस मुसीबत में फंसने से पहले मैंने सोच लिया होता। लेकिन फिर मेरे मन ने कहा, यहाँ आया ना होता तो नोटों की वो गड्डी भी कैसे मिलती। तू तो उसी जगह पर है जहाँ से तूने शुरुआत की थी। पहले तो मैं मरना चाहता था, अब जिंदा रहने की कोशिश थी, लेकिन भालू ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। चारों तरफ से घिरने के बाद मुझे मौत सामने नजर आ रही थी। एक पल के लिए मैंने आंखें बंद की जब उन भालू ने मेरी तरफ छलांग लगाई थी। मुझे लगा अब मैं कटा। मैंने अपने दांतों को भींच लिया ताकि दर्द कम हो, लेकिन कुल 5 से 7 सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। मैं दांतों को भींचे हुए इस तरह मौत का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन दर्द हुआ ही नहीं। फिर मैंने धीरे धीरे आंखें खोली और मेरे सामने वो भालुओं की भीड़ खड़ी थी। एक भालू बिल्कुल मेरे करीब 2 फुट की दूरी पर मेरी आंखों में झांक रहा। मैं थर थर काँप रहा था और ज़बान से शब्द तक न निकला। मैं बस इसी तरह कहे जा रहा। वो भालू बोला, जो मेरे लिए सबसे अजीब चीज़ थी, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, यहाँ क्या कर रहे हो। ये सुनकर मुझे लगा मैं तो मर ही गया हूँ। ये सच हो ही नहीं सकता, भालू बोलते ही नहीं, और वो भी हिंदी। मैंने अपनी आंखों को मला, फिर से अपने चूंटी काटी। आंखें मलने के बाद, वो चूंटी का दर्द सहने के बाद, मैं देख रहा वो भालू सामने खड़ा अपना सर हिला रहा। जवाब नहीं दे रहे। गूंगे हो क्या? मैं हैरान परेशान। भालू से बात कौन करता है? मैं शायद पागल हो चुका हूँ। उसके बाद मैंने हाथ लगाया, वो भालू असली था। फिर मैं और ज़्यादा डर गया। तुम्हें मेरी भाषा कैसे आती है? तुम इंसानों की भाषा कैसे जानते हो? तभी वो भालू एक दूसरे की तरफ देखने लगे और हैरानी से कहने लगे, ये तो इंसान लगता है, ये इंसान है, ये इंसान है, यहाँ क्या कर रहा है? ये सुनते ही मैं उनसे पूछने लगा, हाँ मैं इंसान हूँ, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आ गया। तुम भालू, बोलने वाले भालू, क्या तुम मौजूद हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तब वो भालू मुझसे कहने लगा, जहाँ से आए हो
वहीं चले जाओ और किसी को ये बताना मत। इंसान जो यहाँ भटक कर आ जाते हैं उन्हें मौत दी जाती है। क्या तुम भी मौत चाहते हो? मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे मौत नहीं चाहिए। कुछ समय पहले चाहिए थी लेकिन अब नहीं चाहिए। मुझे ज़िंदगी चाहिए। मैं बस जहाँ से आया हूँ वहाँ वापस जाना चाहता हूँ। वो दीवार, मैं दीवार पार नहीं कर पा रहा। तभी उस भालू ने इशारा किया, वो वाली दीवार जो पीछे है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो दीवार मेरा पीछा कर रही थी। वो मुझे पीछे जाने ही नहीं दे रही थी। जितना आगे मैं चला जाता वो दीवार भी पीछे पीछे, अब यहाँ से भी ज़्यादा पीछे नहीं जा सकता था। मैंने कहा हाँ, यही दीवार मुझे पीछे नहीं जाने दे रही। तब उस भालू ने कहा, तो तुम्हारे लिए बस आगे ही बढ़ने वाला रास्ता चुना गया है। जाओ आगे, हम क्या कर सकते हैं, तुम्हें आगे जाना होगा, लेकिन अपने पाँव को काटने के बाद। अगर तुमने अपने पाँव को नहीं काटा तो तुम यहीं पर मारे जाओगे। चाहते हो बचना? मैंने अपने पाँव देखे, वो नीले हो चुके थे, वो उंगलियां आगे वाली नीली। और उस भालू ने कहा इसे काटना होगा। मैंने कहा नहीं, अगर मैंने इसे काटा तो मैं चलूँगा कैसे? तो वो भालू हंसकर कहने लगा, चल पाए तो आगे जाकर मारे जाओगे। क्या मरना चाहते हो या पाँव को काटना चाहते हो? मैं क्या करता, पाँव को काटता तो चल ही नहीं पाता। ये इनकी कोई चाल है। मैंने कहा नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे जाने दो। उन्होंने रास्ता दे दिया, सब हंस रहे और मैं अब आगे बढ़ने लगा। दीवार मेरे पीछे पीछे, लेकिन ये बर्फीला इलाका ख़त्म हो, मैं बस भगवान से ये मांग रहा था। वो बर्फीला इलाका कुछ ही समय में ख़त्म हो गया। और एक बात का यकीन कीजिए, जो मैंने देखा वो दुनिया का कोई इंसान नहीं देख पाता होगा। वो बर्फीला इलाका जहाँ ख़त्म होता था वहाँ से रेगिस्तान शुरू होता था, और जैसे ही बर्फीले इलाके से पाँव मैंने उस रेत पर रखी, वो रेत गर्म थी। उस रेगिस्तान में पैर रखते ही आराम मिलना शुरू हो गया था, और यहाँ कड़कती हुई धूप, सूरज पूरी तरह से ऊपर था। ये देखकर भी मुझे हैरानी हुई, इतनी जल्दी दिन नहीं हो सकता और सूरज ऊपर नहीं पहुँच सकता। ये कैसी जगह है? आखिर बर्फ़ के साथ ये रेत कैसे जुड़ा हुआ है? मैं उस रेगिस्तान में आगे बढ़ने लगा और रेत के बीच मुझे सड़क भी दिख रही थी बीच बीच में, तो मैं सही रास्ते पर ही जा रहा था। मैं भटकना नहीं चाहता था, और जब उस सड़क पर मैं आगे बढ़ता रहा तो गर्मी भी बढ़ती जा रही थी। अब ऐसा लग रहा था मेरा शरीर और कमज़ोर हो रहा है। काफ़ी समय से मैंने कुछ खाया नहीं था, और वहाँ पर मुझे उस रेत पर बैठे हुए कुछ लोग दिखे। जब मैं उनके पास गया, मैं पूछ रहा था कि आप कौन हैं? क्या आप भी यहाँ आगे जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं? वो मेरी तरफ देखने लगे। उन्होंने अजीब से कपड़े पहने हुए थे, और एक आदमी मुझसे कहने लगा कि हम जादूगर हैं, हम यहाँ जादू सीखते हैं और सिखाते हैं। ये रेगिस्तान हमारा घर है। मैं उस रेगिस्तान को देख रहा कि यहाँ घर तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। क्या पूरा रेगिस्तान ही इनका घर है? ये सवाल मैंने उनसे भी पूछा, और सभी के सभी हंसने लगे थे। तब मैंने यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछा, और वो कहने लगे, आसान है, हम तुम्हें एक ऐसी चीज़ देते हैं जिसे पीने के बाद इस जगह से तुम बाहर निकल पाओगे। अब उन जादूगरों में आपस में झगड़ा हो रहा था कि मैं इसकी मदद करूंगा, मैं इसकी मदद करूंगा। और उस रेत से निकलते हुए और जादूगर भी देखे मैंने। वो रेत को चीरते हुए जैसे ज़मीन से निकल रहे थे। वहाँ 30 से 40 जादूगरों की भीड़ हो गई थी जो आपस में लड़ रहे थे। अब लड़ते लड़ते बस मुझसे पूछ रहे, तुम किससे मदद चाहते हो? बताओ बताओ, किससे मदद चाहते हो? अब एक एक करके मैं हर किसी की तरफ देख रहा, और मैंने कहा कोई भी मदद कर दीजिए। देखिए मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताइए। तब एक जादूगर उन सब को जैसे पीछे पीछे करता हुआ आया। उसकी उम्र बहुत ज़्यादा लग रही थी, बड़ी सी दाढ़ी। अब ऐसी दाढ़ी वाला तो डम्बलडोर होता है हैरी पॉटर में, बिल्कुल वैसा आदमी चलता हुआ मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। और मैं वैसे भी उस मूवी में डम्बलडोर पर ही यकीन किया करता था, तो यहाँ भी लगा इस पर यकीन करना चाहिए। उसने कहा, लो ये पानी का गिलास, ये पानी का गिलास तुम्हें सपने से उठा देगा। ये एक सपना सा है ना सपना? मैंने कहा हाँ है तो सपना सा। उसने कहा हाँ, सपने से उठ जाओगे,
पियो पानी, यहाँ से बाहर निकल जाओगे जिंदा। मैंने जल्दी से वो पानी पी लिया और जब पानी खत्म हुआ बाकी सभी जादूगर गालियाँ निकालते निकालते वहाँ से भागने लगे और मैंने देखा मेरा शरीर कमज़ोर सा हो गया, बहुत ज़्यादा हड्डियों का ढांचा, और वो बूढ़ा जादूगर उसका शरीर तगड़ा हो गया था। मैं तो पहले से पतला था लेकिन इतना नहीं, हड्डियों का ढांचा, और मेरा मुंह भी सिकुड़ सा गया, उंगलियां पतली हो गई। फिर वो हंसते हुए कहने लगा, वाह मेरा काम तुमने कर दिया, अगले 40 साल मेरे मुझे मिल गए। अब भागो यहाँ से, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, आगे से भागो यहाँ से। अब मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी और मैंने बस इतना ही कहा, तुम पर यकीन किया था, तुमने धोखा दे दिया। और उसने कहा, ऐसे ही हैं हम, यहाँ इंसान नहीं आते, यहाँ से इंसानी दुनिया में कभी कभी जाने का मौका मिलता है, तब हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ इंसान को भटकाकर उसकी उम्र चूस सके। तेरी 40 साल की उम्र चूस ली है मैंने, अब तू आगे जा सकता है या पीछे, दीवार तुझे पीछे जाने नहीं देगी। तूने मौत का रास्ता चुना है, अब आगे मौत की तरफ जाना होगा तुझे। वहाँ से मैं आगे बढ़ने लगा क्योंकि वो सभी रेत में समा चुके थे। दीवार पीछे से मुझे जाने की रास्ते नहीं दिखा रही थी तो आगे ही बढ़ता गया। अब उस रेत से आगे निकलते निकलते आगे घास नज़र आई। ये एक जंगल दिख रहा था और मुझे लगा यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता होगा। मैं जंगल में घुस गया, लेकिन उस जंगल की पेड़ पौधे पत्तियाँ अजीब से, वो बड़े बड़े पत्ते हिल रहे थे, उंगलियों की तरह पकड़ने की कोशिश कर रहे। मैंने बस सड़क से उतरना सही नहीं समझा। तापमान भी यहाँ पर सही था। मेरे पैर सन्न थे, काले रंग के मेरे पूरे के पूरे पैर, एड़ियाँ भी अब काली हो चुकी थी, यानी ये तो अब गल चुके हैं। लेकिन मेरे कपड़े भी फट चुके, मेरा शरीर और ज़्यादा कमज़ोर, और कुछ देर चलने के बाद मुझे बैठना पड़ता। फिर मैं एक ऐसी जगह पहुंचा जहां पर एक औरत बैठी आग जलाकर कुछ कर रही थी। उसे देखते ही मैं पहचान गया कि ये एक चुड़ैल है। अब चुड़ैल को देखकर भागने की कोशिश तो कर रहा, सांस बहुत ज़्यादा चढ़ गई थी। कमज़ोर शरीर था मेरा, 40 साल की उम्र उस जादूगर ने चूसी थी। थोड़ा सा भागा, गिर गया मैं, सांस चढ़ गई और हिला नहीं जा रहा, थक गया। अब कुछ समय मुझे यहाँ रुकना पड़ा और वो चुड़ैल वहाँ से उठी नहीं मुझे पकड़ने के लिए, आग जलाए हुए वहीं पर बैठी बस हंस रही। मैं थोड़ा सा आगे निकलने की कोशिश करता लेकिन जान बटोर रहा था मैं। तभी उसकी आवाज़ आई, डरो मत, भागो मत, तुम्हें मारूंगी नहीं, आखिर तुम्हें मार कर मिलेगा क्या? ना तो तुम्हारे शरीर पर मांस है और खून की भी कुछ बूंदें ही बची होंगी। तुम्हारी एड़ियाँ वैसे भी गली हुई हैं, तो तुम्हें खाने का कोई शौक नहीं है। आराम से जाओ बिना डरे हुए। फिर मुझे थोड़ा डर कम लगा। अब मैं चलकर उसके करीब गया और कहने लगा, ये कैसा इलाका है, यहाँ पर क्या होता है? उसने कहा, ये चुड़ैलों का इलाका है, यहाँ चुड़ैलें वास करती हैं और ये जंगल तुम्हारी दुनिया के जंगल जैसा ही है। यहीं से गायब होकर हम तुम्हारी दुनिया में जाती हैं, शिकार करती हैं, फिर यहीं आ जाती हैं। लेकिन तुम्हारा शिकार करना कोई नहीं चाहेगा, ऐसे शरीर का कौन शिकार करता है? आराम से जाओ, इस रास्ते का सफ़र भी तुम तय कर पाओगे। तब मुझे लगा शायद ये बहुत कुछ जानती होगी। मैंने आराम से बैठकर वहाँ उससे पूछा, पीछे जाने का रास्ता मेरा बंद सा लगता है, वो दीवार देखो मेरा पीछा कर रही है। उसने वो दीवार को देखा और कहा, हाँ तुम पीछे नहीं जा सकते, यानी तुमने मौत को चुना है और मौत भी तुम्हें आगे ही मिलेगी। पीछे तुम जा नहीं सकते, यहाँ तुम्हें रुकने का फ़ायदा नहीं, तुम्हें ज़िंदगी से छुटकारा नहीं मिलेगा। मौत तो तुम्हें आगे ही मिलेगी, जाना आगे पड़ेगा। तब मैंने कहा, क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकती हो? कुछ भी मदद कर दो। तो वो चुड़ैल कहने लगी, मदद क्या करूँ मैं? देखो तुम्हें उस दुनिया में ले जा नहीं सकती, आगे मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती, ज़रूरी काम कर रही हूँ, मुझे ये लाल काढ़ा बनाना है। अब मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए? मैंने कहा, तुम्हारे पास कोई शक्ति तो होगी ना जिससे कुछ दिखा पाओ, मुझे बस ये बता दो, मेरे बाद मेरी बीवी और मेरे बेटे का क्या होगा, या इस समय वो क्या कर रहे हैं? तब वो चुड़ैल मेरी तरफ देखकर कहने लगी, ठीक है,
उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, तुम मुझे अपना हाथ दो, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार का भविष्य बताती हूँ। तब मैंने हाथ उसके हाथ में देने से पहले देखा, मेरे सिवा मेरे बेटे और मेरी बीवी का भविष्य क्या है, मुझे बताओ। ये कहकर मैंने उसके हाथ में अपना हाथ रखा और उसने मेरी आंखों के सामने जैसे एक दृश्य दिखाया। मेरा बेटा रो रहा, मेरी बीवी रो रही, घर में पुलिस, और वो कह रहे मेरा पति कहाँ गया, मेरा बेटा रो रहा। सभी लोग आस पड़ोस के वहाँ पर आए हुए और वो पूछ रहे, वो ताने मार रहे मेरी बीवी को। मेरी बीवी को कह रहे वो भाग गया किसी लड़की के साथ, वो ऐसा ही था मन चला। इसके बाद के दृश्य, मेरी सास आई, मेरा ससुर आया, उसे लेकर गए। मुझे लगा यहाँ से उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, लेकिन उन्होंने उसकी शादी 2 महीने में ही करवा दी। मेरी बीवी अपने बेटे के साथ नई जगह पर चली गई और वो उसका पति उसको किस तरह मारा करता था। वो अमीर था, घर में गाड़ी थी, नौकर थे, लेकिन वो उसे मारता, मेरे बेटे को मारता। मेरे बेटे के घुटने को तोड़ दिया उसने एक बार, एक फ्राइंग पैन मारकर। केस भी नहीं चल सकता था उस पर। मेरी बीवी रोती उस घर में और मेरा बेटा, जिसके चोट शरीर पर लगती ही रहती, वो पागलों की तरह हरकत करने लगा। 12 साल की उम्र में वो घर से बाहर निकलना ही बंद कर देता। वो पागल होने के कगार पर, और मेरी बीवी भी पागल, उसे पागल खाने भेज दिया गया। मेरा बेटा भी आगे ज़िंदगी जी नहीं पाया और वो 15 साल की उम्र में मारा गया। ये है भविष्य मेरे सिवा मेरे बेटे और मेरी बीवी का। मेरे सास ससुर इतने अमीर तो हैं, लेकिन पैसे के साथ मेरे परिवार को कुछ और मिलेगा नहीं। ये देखकर मैं अब उस चुड़ैल को कहने लगा, बस मुझे और मत दिखाओ, बस मैं वापस जाना चाहता हूँ। क्या मैं वापस जा सकता हूँ? तब उसने कहा, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, बस आगे बढ़ने का रास्ता है। मौत के चुनाव के बाद बस आगे जाया जा सकता है। मैंने उसके हाथ से अपनी बाजू खींचनी चाही। मुझे लगा कोई ना कोई कोशिश तो मैं करूँगा, काश किसी कोशिश से मैं बच जाऊँ। उसने कहा, मुझे अब ये हाथ चाहिए। मैंने कहा, हाथ? मेरा हाथ छोड़ो। उसने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य बताऊंगी, तुम मुझे हाथ दोगे, यही हुआ था सौदा। मैं सोचने लगा, उसने कहा था तुम मुझे हाथ दो, मैं तुम्हें भविष्य दिखाऊंगी। मैं अपनी बाजू को खींचने की कोशिश करता रहा और उसने एक झटका मारा, मेरी बाजू मेरे धड़ से अलग हो गई। मैं चीख रहा, दर्द हो रहा था, और उसने वो लाल काड़ा मेरे उस कटे हुए हिस्से पर लगाया। खून बहना बंद। मेरी एक बाजू उसके पास थी, हिल पा रही थी, और वो बाजू उसने अपने झोले में डाली और कहने लगी, सौदा पूरा हुआ, भविष्य दिखा दिया, अब तुम आगे जा सकते हो। अब उस जंगल में पड़ी हुई एक लकड़ी उठाई मैंने और उस सड़क पर आगे बढ़ता ही गया। वो जंगल जब खत्म हुआ, वहाँ एक ढलान थी। मैंने उस ढलान पर पैर रखा तो वो सड़क सीधा समंदर के बीच में जाती थी। वहाँ से मैं गिरा सीधा पानी में, और ये पानी 5 फुट तक ऊंचा था। मेरे पैर ज़मीन पर लग पा रहे थे, लेकिन कंधों तक तो पानी आया हुआ था। वहाँ मैं चल नहीं पा रहा, एक बाजू नहीं थी मेरी और पैर भी मेरे दर्द कर रहे। अब मेरे घुटनों तक जैसे मेरी टांगें काली हो गई थी। बार बार मैं लड़खड़ा रहा था और शरीर में जान भी नहीं। यहाँ से भी मुझे सड़क दिख रही। पानी पूरी तरह से पारदर्शी था, इसमें लहरें नहीं थी। दूर दूर तक समंदर ही दिख रहा, और पीछे ऊपर मैं चढ़ नहीं सकता और दीवार उसके पार भी जा नहीं सकता। आगे बढ़ना ही आखिरी रास्ता था। मैं आगे बढ़ने लगा। वहाँ जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, पानी कभी कम हो जाता, बिल्कुल घुटनों तक आ जाता, और वहाँ कुछ समय में बैठ जाता। फिर कई जगह पानी काफ़ी ज़्यादा गहरा होता। मैं तैरने की कोशिश करता, तैरा नहीं जाता और सांस मेरी रुकने लगती। बड़ी मुश्किल से मैं हाथ मारता, अपना एक पाँव हिलाता तो पानी से आगे निकल पाता। सड़क का पीछा करता रहा मैं, उस सड़क से आगे बढ़ता रहा, और वहाँ पानी में तैरती हुई मछलियाँ दिखी मुझे। मैं डर रहा था, कहीं ये खतरनाक मछलियाँ तो नहीं। जिस इलाके में मैं आया हूँ, हर कोई जैसे मुझे ठगने की कोशिश कर रहा है।
पानी में देखा तो वो जल परियां थी जिनकी पूंछ बिल्कुल मछली जैसी थी। वो खूबसूरत से खूबसूरत जल परियां वहाँ लहराती हुई फिर रही थी। वो बार बार मेरे करीब आती और उनकी आवाज़ पानी से भी बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। मेरे पास आकर पूछती, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम हमारी इस जल दुनिया के तो लगते नहीं, आखिर कौन हो तुम? मैं एक को जवाब देता उससे पहले दूसरी सवाल पूछती, उसको जवाब देता उससे पहले एक और सवाल पूछ लेती। मैं बस वहाँ फंसा फंसा सा महसूस कर रहा। वो 40 से ज़्यादा जल परियाँ गोल गोल मेरे इर्द गिर्द घूम रहीं जैसे मुझे रोक रही हूँ। मैं वहाँ अब चुप करके उनके सवाल सुनता गया। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? क्या चाहते हो? कहाँ जाना चाहते हो? ये दीवार क्यों बनाई? क्या करने आए हो? ये सवाल मेरे कानों को खाए जा रहे और मैंने कहा, चुप चुप, मैं बोल तो रहा हूँ, बोलने का मौका तो दो। मैं वो दुनिया से आया हूँ, इंसानों की दुनिया। मैं नहीं जानता ये कौन सी दुनिया है, लेकिन मुझे आगे जाना है। मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, अपने घर वापस जाना है। क्या कोई रास्ता है घर जाने का? तब वो हंसने लगी। ये इंसान है, ये इंसान है, ये कोई प्रेत नहीं है, ये इंसान है। हर कोई खिलखिलाकर हंस रही और उसके बाद वो जल परियां कहने लगी, क्या मुझसे शादी करोगे? यहाँ जल परियां भरी पड़ी हैं, खूबसूरत से खूबसूरत। मैं सबसे खूबसूरत हूँ। तभी दूसरी ने कहा, नहीं, मैं सबसे खूबसूरत हूँ, तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने कहा, नहीं, मेरी शादी हो चुकी है। तो वो हंसकर कहने लगी, वो तो उस दुनिया में, और तुम वहाँ वापस नहीं जा सकते, तुम्हें यहाँ रुकना होगा। अब तुम यहाँ रुकोगे या आगे जाओगे? आगे मौत मिलेगी, यहाँ तुम्हें ज़िंदगी मिलेगी और हम तुम्हारा इलाज भी कर सकती हैं। मैंने कहा, मेरा इलाज कर सकती हो तो कर दो मेरा इलाज। मेरी ये बाजू कटी है, अगर तुम्हारे पास कोई शक्ति है तो इसे ठीक कर दो। तो वो कहने लगी, शादी करनी होगी, हमेशा मेरा बनकर रहना होगा। बाकी सब एक तरफ होने लगी और वो पानी से बाहर आई। उसने अपनी पूंछ को पैरों में बदल लिया जैसे कोई शक्ति से, और उसके कपड़े सुनहरी रंग के थे। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत खूबसूरत हो। लेकिन तभी मुझे अपनी बीवी याद आने लगी, मेरा बेटा याद आने लगा। मैं उस दुनिया में जाना चाहता हूँ। देखो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अगर तुम मेरा इलाज कर दो, मुझ पर थोड़ी दया खाओ, मेरा इलाज करो। मैं बस आगे जाना चाहता हूँ, इस दुनिया से बाहर निकलने का कोई रास्ता दे दो। वो हंसकर कहने लगी, रास्ता कोई नहीं, दया कोई नहीं। यहाँ से बाहर निकलने के लिए एक ही रास्ता है, आगे बढ़ना या मुझसे शादी करना। मैं मना करता रहा। वहाँ 5 जलपरियाँ बची थी, बाकी जा चुकी थी। अब वो 5 जलपरियाँ कहने लगी, अगर शादी नहीं करना चाहते तो तुम्हें एक उंगली देकर जानी होगी। मैंने कहा, नहीं, मेरी एक ही तो बाजू बची है। वो 5 जिद कर रही थी और उसके बाद वो मुझे रोक रही, काट रही। मुझे काटने के लिए करीब आती और मैं बचने के लिए अपने एक हाथ का सहारा। उन 5 ने मेरे बाजू को पकड़ा और मेरे सामने वो 5 उंगलियां मेरे हाथ की काट डाली, अंगूठा तक न छोड़ा। मैं बिना उंगलियों के था और वहाँ से वो गायब। अब मेरी उंगलियों से खून नहीं बह रहा, जैसे शरीर का खून सूख चुका था। मुझे चक्कर भी आ रहे, मेरी टांगें भी जैसे टूटने की कगार पर थी। पानी में बस थोड़ा थोड़ा तैर पा रहा। मैं थोड़ा तैरा और मुझे आगे नजर आया एक टापू। ये टापू समंदर के बीच बना हुआ था और मैं धीरे धीरे तैरता हुआ उस टापू पर पहुंचा। वो समुद्री तट पर पहुंचते ही मेरे पाँव झड़ गए। एड़ियों के नीचे मेरे पाँव जैसे अलग हो चुके थे और घुटनों के नीचे मेरी पूरी टांग काली नीचे से टूट रही। जैसे पत्थर है ना, थोड़ा थोड़ा टूटता है, मेरे पाँव भी टूट रहे थे, पूरे काले हो चुके। अब मेरे उंगलियां नहीं थी हाथ की, एक तरफ की बाजू नहीं थी, एक बाजू से खुद को घसीट कर आगे कर रहा। पैर भी नहीं चल रहे थे मेरे, घुटनों के नीचे की टांगें झड़ रही थी। मैं घिसट घिसट कर आगे बढ़ रहा और रो रहा। अगर मैं बच भी गया
शायद इस हालत में मैं अपने परिवार के लिए मदद नहीं, बोझ ही बनूंगा। मुझे उस टापू पर वो आदमी नजर आया, वो आदमी जो मर गया था, जिसने मुझे नोटों की वो गड्डी दी थी। वहाँ टापू पर वो गाड़ी लगी हुई और एक पत्थर पर बैठा वो सिगार पी रहा। मुझे देखते ही वो हैरान सा हो गया और भागकर मेरी तरफ आया। उसने मुझे उठाया, खींचकर उस पत्थर पर लेकर गया और कहने लगा, सिगार पीना है या कुछ और चाहिए? और मैं हंसते हुए, अब कुछ पीने की इच्छा नहीं है, क्या करूं मैं? शायद मौत के नज़दीक आ गया। शायद ये सफ़र आपको पीछे जाने नहीं देता, आगे मौत की तरफ ही जाने देता है। क्या आप भी यहाँ पर पहुँच आए वही गलती करके जो मैंने की थी? वो हंसते हुए कहने लगा, मैं वो गलती हर रोज़ करता हूँ, हर रोज़ वो सफ़र करता हूँ, वहाँ से लेकर अंत तक ये सफ़र, यही तो मेरा काम है। फिर मैंने एक बार आह भरी और कहा, क्या यहाँ मुझे मौत मिलेगी? क्या तुम ही मुझे मारने वाले हो? उसने कहा, नहीं नहीं, मैं मौत का दूत नहीं हूँ। मौत का दूत वो है जो तुम्हें नज़र आया था ना, वो मारता है। क्या तुम्हारा समय आ गया है? मैंने अपने शरीर को देखा और कहा, हाँ, इसके बाद समय आ ही गया है। अब जिंदा बचा भी तो कुछ कर नहीं पाऊँगा और वापस जाने का रास्ता भी नहीं है। तुम्हारे पैसे मेरी जेब में हैं, तुम वापस ले सकते हो। मुझे लगा तुम मर गए, इसीलिए तुमने मुझे पैसे दिए थे और मैंने वो संभाले हुए थे, वो वापस ले लो। वो हंसते हुए मेरी जेब में हाथ डालकर कहने लगा, ये कागज़ के टुकड़े, इसे वापस लेकर मैं क्या करूँगा? देखो इनके हाल क्या हो गए हैं। मैंने उन नोटों को देखा, वो पूरी तरह से गल चुके थे, सफ़ेद से हो चुके थे। फिर मैंने माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ करना, मैं सफ़र ही ऐसा करके आया हूँ। पानी में, ठंडी में, गर्मी में बहुत तड़पता हुआ यहाँ पहुँचा हूँ, तो इन्हें बचा नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दो। और वो हंसकर कहने लगा, तुम समझ नहीं रहे, मैंने ये कागज़ के टुकड़े ही तुम्हें दिए थे। ये नोट, ये पैसा, ये धन क्या होता है? ये बस ये कागज़ ही तो है, गल गया, ऐसा ही तो होता है ना। तुम जिंदगी में ये समझ ही नहीं पाए कि ये धन कोई चीज़ नहीं है, जिंदगी चीज़ है। फिर मैंने उससे कहा, जिंदगी चीज़ तो है, लेकिन हर किसी को अलग अलग क्यों मिलती है? जिस तरह तुम अमीर लगते हो, तुम्हें पैसे मिले, और भी अमीर हैं जो पैदा ही अमीरों के घर में होते हैं। हम जैसे मिडिल क्लास, ना तो हम गरीब कहलाते हैं ना अमीर कहलाते हैं, पिसते हैं, मरते हैं, कुछ नहीं मिलता। वो कहने लगा, मिलता है काबिल को, जो काबिल नहीं उसे कुछ नहीं मिलता। मैंने कहा, मैं काबिल नहीं था। क्या मैं काबिल नहीं था? मैं काम ढूंढता रहा अपनी काबिलियत के अनुसार, मुझे काम नहीं मिला और हालत इतनी बुरी होती गई कि मुझे मौत का चुनाव करना पड़ा। ये कहाँ की बराबरी है? भगवान बराबरी किसी को नहीं देता। तो वो हंसता हुआ कहने लगा, बराबरी? तुम्हारी ज़िंदगी की इतनी गलतियां थी कि तुम्हारी काबिलियत को रोके रखी थी। तुमने कभी अपनी काबिलियत को अपनाया ही नहीं, आजमाया ही नहीं। मैंने कहा, आजमाया ना, काम ढूंढा मैंने और काम मिला ही नहीं, मैं क्या करता? तब उसने एक एक करके मुझे जो जो बताया, मेरे होश उड़ते गए। तुमने अपनी काबिलियत से बाहर के काम ढूंढने की कोशिश की, हर बार अलग अलग काम। तुम अपनी काबिलियत के अनुसार काम नहीं ढूंढ रहे थे, पैसों के अनुसार काम ढूंढ रहे थे। जिसमें ज़्यादा पैसे मिले बस वो काम करना है। कुछ काम में तुम्हारी इज्जत दांव पर होती। तुम कई काम ऐसे कर सकते थे जिसको तुमने मना किया कि ये तो बेइज्जती वाले काम है। कहीं छोटी दुकान पर लगना, तुमने कहा ये तो मैं कर नहीं सकता, सब हंसेंगे। कहीं किसी छोटे से ठेले पर काम करना, सब हंसेंगे। यहाँ काम करना, सब हंसेंगे। वहाँ काम करना, सब हंसेंगे। सारी ज़िंदगी अपनी काबिलियत को रोके रखा और तुमने खुद को एक छोटे से बक्से में कैद कर लिया कि तुम्हें ये काम करना है, वो नहीं करना है। खुद के पाँव में बेड़ियाँ डालकर तुम समझते रहे कि उड़ान नहीं मिल रही। कैसे उड़ोगे? पंछी बेड़ियों के उड़ नहीं सकते। अब मैं भी मायूस था, बात उसकी समझ चुका था। फिर मैंने कहा,
अब क्या कर सकता हूँ? तो उसने कहा, अब मांगो, क्या मांगना चाहते हो? अब सच्चे मन से मांगोगे, बताओ क्या चाहते हो? मैंने अपने शरीर को देखा और कहा, मेरी ये बाजू, पहले मेरे पास बाजू भी थी, वो चाहिए। उंगलियां भी कटी हैं, टांगे भी कटी हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तब उसने कहा, हर बार तुम्हें यही लगता है मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। जब ये सब था तब भी तुम्हें लगता था तुम्हारे पास और नहीं है। तुम्हें सब कुछ मिल जाए ना, तब भी तुम्हें लगेगा तुम्हारे पास और नहीं है। अब भी तुम्हारे पास बहुत कुछ है। आंखें हैं, मुंह है, शरीर है, एक बाजू है, टांगे नहीं है, लेकिन फिर भी तुम आगे बढ़ सकते हो। इतना कुछ तो है तुम्हारे पास। मैंने एक बड़ी सी सांस भरी और कहा, कहीं मैं अपनी बीवी के लिए बोझ तो नहीं बन जाऊंगा? तो उसने कहा, नहीं, कोशिश करोगे तो इससे भी तुम आगे बढ़ सकते हो। क्या तुम वापस जाना चाहते हो? क्या तुम जिंदा रहना चाहते हो? या इस टापू के आगे मौत की अंधेरी दुनिया है, वहाँ चले जाओ, मौत मिलेगी, शांति मिलेगी, लेकिन कोशिश नहीं मिलेगी। तुम्हारे परिवार का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। भले ही इस समय तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन मेरी बात मानो, तुम्हारे हाथ में है। ये कहकर उसने अपनी गाड़ी की एक खिड़की खोली और कहा, आ जाओ, काफ़ी लंबा सफ़र है, छोड़कर आता हूँ उसी जगह। मेरा वहाँ से आना जाना रहता है, जाना है तो बताओ। मैंने बड़ी सी सांस भरी और कहा, एक कोशिश और करूँगा। अब मैं समझ चुका हूँ इस दुनिया को, जिंदगी को। धन ज़रूरी नहीं होता, ज़िंदगी ज़रूरी होती है। आपको अपने अंदर से खुशी ढूंढनी होती है। आप छोटी छोटी चीज़ में खुशी ढूंढ सकते हैं। शर्म आपको रोकने के लिए है, वो बेड़ियाँ जो आपको उड़ने नहीं देती। ये सोचकर मैं उस गाड़ी में बैठा और वो गाड़ी उस पानी में, समंदर में चली गई और एक झटके में हम दोबारा सड़क के उसी जगह पहुंच चुके थे। मेरे अभी टांगे नहीं थी, बाजू नहीं थी, उंगलियां नहीं थी और मैं बस वहाँ इंतज़ार कर रहा, क्या मुझे वापस जाना चाहिए। और वहाँ पर वो अपनी गाड़ी से उतरा और उसने एक ईंट निकाली उस दीवार की और कहा, तुमने ईंट निकालने की कोशिश तो की ही नहीं। वो दीवार जो आपको लगता है आपको पीछे जाने नहीं दे सकती, आपको रास्ते में रोके हुए है, आप उसे फांदने की कोशिश करते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं। एक एक ईंट हटाते तो इस दीवार में भी छेद होता, उस छेद के ज़रिए तुम वापस चले जाते। तुमने कोशिश नहीं की, पूरी ज़िंदगी तुम शॉर्टकट ढूंढते रहे, तुम्हें शर्म आती रही, तुम आगे बढ़ते रहे, लेकिन कभी भी तुमने काबिलियत को नहीं बढ़ाया। तुम कर सकते थे, तुमने किया नहीं। दुनिया क्या सोचेगी, बस यही सोचते रहे। जाओ, एक कोशिश और कर लो। उसने उस दीवार में खड्डा बना दिया था। मैं उस गाड़ी से निकला और उस खड्डे में घिसट घिसट कर जाने लगा। मेरी बीवी मेरा इंतज़ार कर रही होगी, मेरा बेटा भी। भविष्य उनका अंधेरे में है और मैं उम्मीद हूँ उनकी। अब मैं उस खड्डे से जैसे ही बाहर निकला, मेरा शरीर अचानक ही एक झटके में जैसे दोबारा सही सा हो गया। मैं वहाँ खड़ा हो गया और मैंने पीछे मुड़कर देखा। ना वहाँ पर कोई दीवार थी, ना वहाँ पर कोई खड्डा, ना गाड़ी, ना वो आदमी। मेरा शरीर सही सलामत और वो अंधेरा। अपने हाथों को देख रहा, अपनी टांगों को देख रहा। मैं हैरान परेशान था। तब मैंने महसूस किया वो पूरा सफ़र पार करके शरीर समेत मैं वापस खड़ा हो गया उसी जगह। अब मुझे आगे नहीं जाना था। मैं भागने लगा पीछे। मैं अपने बेटे को देखना चाहता था। मैं रोता गया पूरे रास्ते। उसके बाद वो पहाड़ी चढ़ी थी मैंने। उस पहाड़ी को पार करके मैं आगे निकला उस शहर में और वहाँ मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने एक आदमी से लिफ्ट मांगी। उसने बाइक से मुझे लिफ्ट दी। मैं कभी किसी से लिफ्ट नहीं मांगता था, मुझे शर्म आती थी, मैं छोटा महसूस करता था। लेकिन आज जैसे मांगने में भी शर्म नहीं थी। एक लिफ्ट ही तो थी, मैं कुछ और थोड़ी ना मांग रहा था। करते करते मैं घर पर पहुंचा और मेरी बीवी बहुत परेशान, इतना अंधेरा कैसे हो गया। पहले तो अपनी बीवी को गले से लगाया और अपने बेटे को उठा लिया मैंने। वो
जिंदगी जो मैं छोड़ गया था, वापस उसमें जाने का मौका मिला था। जिस जिंदगी से तंग आ गया था, जो मुझे मनहूस लगने लगी थी, इतनी ज़्यादा हसीन लग रही थी, यकीन कीजिए। मेरी बीवी पूछ रही मैं कहाँ गया था, और मैंने बस वो किस्सा बताने की जगह ये कहा, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, क्या तुम मेरा साथ दोगी? मेरी बीवी ने हंसते हुए कहा था, सारी उम्र साथ दूंगी, फिक्र की कोई बात नहीं, दोबारा काम मिल जाएगा। मैंने कहा, हाँ काम तो मिलेगा, लेकिन जो तुम कह रही थी हम एक बार वो भी ट्राई करते हैं, अपना काम करेंगे, शायद हम सफल हो जाएं। अगले ही दिन हमने घर के बाहर वो टेबल लगाकर खाने का सामान बेचना शुरू कर दिया। वहाँ बाजार से कुछ पैसे मैंने उधार लेकर सामान वहाँ टेबल पर रखा खाने पीने का। हमारा ये किराए का मकान एक बाजार के बीच में पड़ता था। मेरी बीवी मोमोज बनाना बहुत अच्छे से जानती थी और वहाँ पर मोमोज बनाकर हम बेचने लगे। 3 दिनों में हम समझ गए इससे तो ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। ये शर्म जो हमेशा मुझे खाए जाती थी अब बिल्कुल नहीं आ रही थी। पड़ोसी हंस रहे थे और मेरे चेहरे की मुस्कान गायब नहीं हो रही। जिस जिंदगी को छोड़ गया था वो जिंदगी दोबारा मिलने की खुशी जा ही नहीं रही थी। कई लोगों ने ताने मारे, मेरे सास ससुर मुझे चिढ़ा कर गए, मुझ पर गुस्सा करके गए। मुस्कुराहट से मैं चुप रहा था। बोलो तब जब सही समय हो। अब शाम के वक्त वहाँ पर मैं एक छोटा सा मेज़ रख के कभी मोमोज बेचता तो कभी बर्गर बेचता। बाकी दिन मैं एक शॉपिंग मॉल में काम करता। वहाँ भी लोग कहते, तुम तो अच्छा काम करने वाले थे, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस हंसता और कहता, ये भी तो काम ही है। काम तो काम ही होता है ना, भले ही सफाई का हो, खाना बेचने का हो या यहाँ हो, सभी काम बराबर ही तो होते हैं। आपको तो पैसे कमाने हैं ना, इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सा काम कर रहे हैं। इज्जत इंसान की होती है, काम की नहीं। 5 महीनों में मैं समझ गया, जो कहीं काम करके मैं कमा नहीं सकता था, यहाँ छोटे से टेबल पर कमाने लगा। वो कर्ज जो सर पर थे वो भी चुका दिए थे। अब तो वो नौबत आ गई कि काम छोड़ना पड़ा। वहाँ टेबल को एक छोटे से ठेले में बदल लिया, जिससे दुगनी से चौगनी कमाई होती। पहले जितने कमा तक नहीं पा रहा था उससे ज़्यादा हम कमाते। अपने बेटे को टेबल पर बिठाते, वो खेलता रहता, वहाँ भीड़ लगी रहती और हम दोनों मियाँ बीवी पैसे कमाने के लिए काम करते रहते। ताने मारने वाले अब ये पूछ रहे थे, आखिर कैसे आप खुश रहते हैं और घर भी आपने खरीदने के बारे में सोचा है? उसके 3 सालों बाद मेरे सास ससुर अब भी घर में आते हैं, हमारे नए घर में, और पूछते हैं, काम तो काफ़ी बढ़ा लिया है, ठेले से ये दुकान पर कैसे पहुंच गए? मैं हंसते हुए अब भी जवाब नहीं देता। अब भी समय नहीं है, एक समय आएगा जवाब ज़रूर दूंगा। लेकिन ज़िंदगी का एक ऐसा सबक सिखाया था मुझे, मैं खुद नहीं जानता वो कौन था, मौत का दूत या ज़िंदगी का दूत, कि ज़िंदगी को कभी भी रुका हुआ नहीं देखना है। हर समय खुशी के लिए चीज़ें बहुत हैं। पाँव की बेड़ियों को खोल कर तो देखो, उड़ेंगे इतनी दूर तक कोई रोक नहीं पाएगा। आप भी अपने पाँव की बेड़ियों में बंधे रहते हैं कि वो क्या सोचेगा, वहाँ क्या होगा। अपनी बेड़ियों को उतार कर तो देखो, उड़ान इतनी दूर होगी। और गलती से भी इस जिंदगी को रुकने मत देना। ये जिंदगी खत्म होने के लिए नहीं, जीने के लिए बनी है। जिंदगी है, जीनी है, काटनी नहीं है।